अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, मुल्क में दहशतगर्दी की लहर बरकरार है। गवादर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। दहशतगर्दों की फायरिंग से 6 अफराद कत्ल कर दिए गए, जिस पर हर फोरम पर मजम्मत की जा रही है। मोहसिन नकवी साहब ने इसकी मजम्मत की। इसके साथ साथ सरफराज भुट्टी साहब कहते हैं कि बेगुनाह मासूम मुसाफिरों को बस से निकाल कर शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल करना घिनौनी और बुज़दिलाना कार्रवाई है। वज़ीर आज़म साहब सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी ने भी मुसल्लह अफराद की फायरिंग की मजम्मत करते हुए दहशतगर्द हमले में कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। लेकिन ये मजम्मत और इजहार काफ़ी नहीं होगा। सवाल ये है कि दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ आखिर फैसला कुन कार्रवाई कब होगी। आज की दूसरी स्टोरी करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसमें ग्रुप बंदियां उरूज पर हैं। पार्टी बुकला और रहनुमा आमने सामने आ चुके हैं। क्या ये ग्रुप बंदियां पार्टी को मजीद मुश्किलात का शिकार कर सकती हैं? अपने पैनल की राय इस पर जानेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी अफगान के लिए 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने की जो डेडलाइन है उसमें तौसी ना करने का फैसला किया गया है। पैनल के सामने सवाल रखेंगे, उनकी राय ये लेंगे कि अफगान शहरियों को वापस भेजने पर सूबाई हुकूमतें आखिर क्या किरदार है और क्या तमाम एक पेज पर हैं भी या नहीं। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। आज के डिस्कशन के लिए मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर खाकवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और अब्दुल्ला गुल साहब भी आज की गुफ्तगू का हिस्सा रहेंगे। आदिल साहब, दहशतगर्दी की लहर बरकरार है, दहशतगर्दी का जिन बेकाबू हो चुका है। क्या सिर्फ मजम्मत कर देना, अफसोस का इजहार कर देना काफ़ी होगा? क्या ठोस इकदाम उठाने की ज़रूरत है जो कि इकदाम उठाए नहीं जा रहे? देखिए, बड़े अफसोस की बात है। पहले गवादर में हुई और अब से कुछ देर पहले जो है वो कोयटा में भी एक धमाका हुआ जिसमें 2 अफराद की जो है वो शहादत हुई है। तो ये मुसलसल दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और हुकूमत क्या सोच रही है, किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है। ना आपने किसी से बातचीत के लिए कोई स्ट्रेटजी प्लान की है। अगर आप बलूचिस्तान के, सिर्फ हम स्पेसिफिक बलूचिस्तान की बात करें कि अगर वहाँ पर जो लोग हैं, वहाँ के जो आवाम है, उनके जो रिजर्वेशंस हैं मिसिंग पर्सनस के हवाले से हैं या किसी और वसाइल की तकसीम के हवाले से हैं, उसके लिए हुकूमत ने अब तक क्या किया है। दूसरा, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ अब तक क्यों नहीं स्ट्रेटजी प्लान की गई, किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है। सानिया जाफ़र एक्सप्रेस के बाद तवक्का थी कि शायद कुछ दिनों में कोई बड़ा एक्शन जो है वो फोर्सेस की तरफ से देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक तो फोर्सेस की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ से मसलसल दहशतगर्द हमले हो रहे हैं, मासूम शहरियों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। तो इसलिए ज़रूरी तो यही है कि फ़ौरी तौर पर आपने जो फ़ैसला करना है, आपने जिन लोगों से बात करनी है उनको इंगेज करें बातचीत के ज़रिए, और जिनके ख़िलाफ़ आपने एक्शन लेना है उनके ख़िलाफ़ आप जो है वो एक्शन लेने के लिए अपनी कोई स्ट्रेटजी बनाएं और ऑपरेशन शुरू करें। अब रोज़ अगर आप वहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर जो है वो लाशें गिरती रहेंगी तो कौन जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट लेके आएगा। चागी के अंदर देख ले या बाकी जगह देख ले, जहाँ पर कुदरती वसाइल जो है वो माला माल है, लेकिन कोई वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने को जो है तैयार नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी तो यही है कि हुकूमत को बैठना चाहिए। जो कंसेंसस की बातें हम रोज़ करते हैं कि कोई कंसेंसस डेवलप करना चाहिए, तो बात बैठेंगे, लोगों को एंगेज करेंगे, फिर ही किसी चीज़ पे कंसेंसस होगा ना। अताउल्लाह मैंगल साहब जो है वो मुसलसल अपनी रिजर्वेशन जो है का वो इजहार कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान जो है मुसलसल अपनी रिजर्वेशन दे रहे हैं। अचक जई साहब मुसलसल रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो ये तो एंगेजमेंट हुकूमत ने करनी है और सूबाई हुकूमत का काम तो है कि वो अपने सूबे में अमन व अमान जो है वो बरकरार रख सके, लेकिन उनकी तो कैपेसिटी नहीं है कि वो इस तरह की सूरत हाल का सामना कर सकते हैं। तो ये तो वफाकी सतह पर जो है वो और सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर ही कोई स्ट्रेटजी प्लान और वफाकी सतह पर मिलकर इस पे काम करने की स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। अब्दुल्ला गुल साहब, स्ट्रेटजी कहाँ है? हमें नजर तो नहीं आ रही, और ये जो डिले आ रहा है, हुकूमत आखिर क्या सोच रही है, किस चीज़ का इंतजार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, स्ट्रेटजी बनाने के लिए तो अभी बैठे थे ना सारे लोग, और हमने देखा कि किस तरीके से एक सलामती कौंसल की मीटिंग हुई और उसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी कौंसल ने मुख्तलिफ फ़ैसले किए। लेकिन इन सब फैसलों के बाद जो है हम ये देख रहे हैं कि अभी तक अमली तौर पर कोई सामने चीज़ नहीं आई। इससे वाज़े नज़र आ रहा है कि हुकूमत के पास या तो कोई पॉलिसी नहीं है और या फिर उसकी अपनी सफ़ों में जो है वो इत्तेहाद का फुकदान मौजूद है। और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। आप देख लीजिए कि रोज़ाना रिट ऑफ द गवर्नमेंट को जो है वो चैलेंज किया जाता है। कौमी शाहराहों के मुतलिक पहले कहा गया कि उनको बंद नहीं होने दिया जाएगा। कल रात के ही वाक़यात आपके सामने हैं। फिर आज
जिस तरीके से कोयटा के अंदर एक वाक़या हुआ, और कोयटा दारुल खिलाफ़ा है, और अगर दारुल खिलाफ़े के अंदर ये काम हो रहा है और माजी में भी मुतअद्दिद दफ़ा ये हो चुका है, तो यकीनन मेरे ख़्याल में जो बलूचिस्तान की हुकूमत की पॉलिसी है अमन व अमान और सिक्योरिटी को बरकरार रखने में, वो बुरी तरीके से नाकाम हुई है। सिर्फ ज़बानी कलामी बातचीत नहीं होगी। जो दूसरी अहम बात है वो है, अमेरिका ने जब 9/11 हुआ तो उसके बाद उन्होंने एक पेट्रियट एक्ट बनाया। पेट्रियट एक्ट के ज़रिए जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों की निशानदही की गई, और उसके अंदर जो डिजिटल दहशतगर्द थे या उनके जो सपोर्टर्स थे या उनके वेल विशर्स थे या सिंपथाइज़र्स थे दहशतगर्दों के, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने एक लाहे अमल बनाया और बड़ा स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया। और वो सिर्फ उन्होंने अमेरिका की हद तक नहीं रखा, बल्कि पूरी दुनिया में अगर उनका कोई वेल विशर है तो उसका वो जो है वो मुहासबा करने के लिए पहुँच जाते थे। अब पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हैं। अभी जो हालिया हमने देखा कि शमीदीन बलोच और इसी तरीके से मारंग बलोच की जो है गिरफ्तारी हुई। अब उस गिरफ्तारी को अगर आप बरकरार रख पाएंगे, पहली बात तो यह है, और अगर आप नहीं बरकरार रख पाएंगे तो उसके लिए फिर क्या कोई आपने अमली तौर पर कोई इकदाम किए? क्यों नहीं बलूचिस्तान असेंबली जो है वो एक करारदाद पेश करती कि ऐसे वो तमाम लोग जो दहशत गर्दों के सपोर्टर हैं या उनके हक में आवाज़ बुलंद करते हैं या उनके जलसे जुलूस, उनकी रैलियों के अंदर जो है लोग BLA दहशतगर्द तंजीम के जो है वो परचम पहन के आते हैं और उसके हक में नारे लगाते हैं, तो ऐसे लोगों को बैन करना वक्त का तकाजा है। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो नतीजा ये निकलेगा कि वो और मासूम बन के बाहर निकलेंगे। और जिस तरीके से हमने देखा कि सानिया जाफर एक्सप्रेस के बाद जो है उन्होंने फिर अपना मशकन, क्योंकि वो सारी सिंपैथी जो थी पाकिस्तानी कौम की वो पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ और रियासत के साथ आके खड़ी हो गई, लेकिन उसको डिस्पेल करने के लिए ज़रूरी था कि उन्होंने फिर फ़ौरन एक हंगामा किया कोयटा शहर के अंदर, और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी का मामला आया। और वो देख लीजिए कि गिरफ्तारी के ऊपर पूरी दुनिया से जो है वो आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी नजर आ रहा है, और ये दूसरे एंड पे हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बनाई गई है और उस स्ट्रैटेजी को फॉलो भी किया जा रहा है। खाकवानी साहब, जिस तरह से बात की, अब्दुल्ला साहब ने पेट्रियोटिक एक्ट की बात की, अमेरिका की जानिब से जो बनाया गया था, अगर हम पाकिस्तान की ही बात करें तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने इससे पहले इस तरह के हालात नहीं देखे थे। इससे पहले भी दहशतगर्दी का जिन बेकाबू हुआ था और बड़ी के बाद दहशतगर्दी पर काबू भी पाया गया था। यानी रोड मैप हमारे पास मौजूद है, हमने सिर्फ उस पर चलना है। इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन आखिर कब होगी, क्या इंतजार है? देखिए, आप सही कह रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन की भी कमी है। कई चीजों में ऐसी कमी तो है, कई चीजों की, मतलब जैसा आपने कहा ना, स्ट्रेटेजी भी किस किस्म की। एक तो टेररिज्म के खिलाफ, मेरा ख्याल है, मुझे ये लग रहा है कि टेररिज्म के खिलाफ तो स्ट्रेटेजी बन रही है, ऑपरेशन के लिए प्लानिंग हो रही है। और जैसा सरफराज बुगटी साहब जो हैं वहाँ पे, उन्होंने भी इशारा दिया है इसका। उसके लिए ज़रा प्लान हो रहा होगा, इंटेलिजेंस नेटवर्क पे काम कर रहा होगा, इंटेलिजेंस जो लोग हैं वो कर रहे होंगे, पिन पॉइंट कर रहे होंगे कौन सी जगह जहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक की जाए, कहाँ पे कार्रवाई की जाए। तो वो तो ज़ाहिर उनके मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं, उन पॉकेट्स में उस पर काम हो रहा होगा, और वो तो मुझे लगता है शायद हो जाए। लेकिन सिर्फ मसला ये नहीं ना, बलूचिस्तान का मसला सिर्फ टेररिज्म नहीं है। बलूचिस्तान में हालात बहुत ज्यादा संगीन और खराब हुए हैं। जो हुकूमतें वहाँ पे हैं आज नहीं, ये कई हुकूमतों का पूरा एक लंबा दौर है। नवाब अकबर बुगटी की किलिंग के बाद, उनके मर्डर के बाद तो ये ज्यादा मामला बढ़ा है ना, बहुत ज्यादा हुआ है। उससे पहले भी काफी मामला खराब वहां पे हुए। तो वो सियासी एक मसला हल है, वो सियासी होना है। सियासी किसने होना है? आप देखिए यहाँ पे क्या कहना चाहिए, यहाँ पे एक पैराडॉक्स है या क्या, एक प्रॉब्लम ये है कि जो सूबाई हुकूमत ये काम करनी है ना, सिविल हुकूमत है, पाकिस्तान की सूबाई हुकूमत है, 18वीं तरमीम ने उनको इख्तियारात भी बहुत सारे दे रखे हैं। अब जो वहाँ सूबाई हुकूमत है उस पे जो दूसरे लोग हैं, जो अहम लोग हैं वहाँ पे, अपोजिशन पार्टी, मेन पार्टी, मौलाना फजल रहमान की जमात भी, महमूद चौधरी की जमात, अख्तर मेंगल की और दूसरे लोग वगैरह, तो उसको एक हकीकी पार्टी मानते, जमात मानते ही नहीं, यानी उस रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानते। उस असेंबली पे भी और उन सब पे डाउट्स है कि इलेक्शन में काफी गड़बड़ हुई, ये चीजें हुई। मौलाना फजल रहमान उससे लोग ये बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ये निगोसिएशन कौन करेगा? सियासी अमल कहाँ से आगाज होगा? और कौन सी ऐसी कमेटी है जो जाके राब्ते करेगी? सरफराज बुगटी साहब की तो बस की बात नहीं लग रही ना। हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का कोई ऐसा कोई स्ट्रेचर इस तरह का है कि वो जाके पॉलिटिकल लीडरों से मिले या बात करें। अब हुकूमत को ये सियासी स्ट्रेटेजी भी बनाने की जरूरत है कि आला कमेटी ऐसी बनाए जो लोगों से बात करे। अख्तर मेंगल साहब ने ट्वीट कर रहे हैं वो काफी सख्त है, बल्कि उनके अख्तर मेंगल साहब के एक ट्वीट को अपने फेसबुक पे लगाने की पादाश में ही इस्लामाबाद के एक जर्नलिस्ट को पे केस चला, पी का एक्ट लगा हुआ है, और वो वहीद मुराद की बात में कर रहा हूँ, ये वहीद मुराद की। तो मेंगल साहब भी खासे डेस्परेट है, मायूस है, लेकिन कहीं ना कहीं से आगाज किसी को करना है। सियासी हल की स्ट्रेटेजी बनाने की भी जरूरत है, सिर्फ ऑपरेशन की
स्ट्रेटेजी बनाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, मेरा आपको लगता है ये कि सियासी स्ट्रेटजी और सियासी जो इस्तेहकाम है वो भी बहुत है। आदिल साहब, इसकी बलूचिस्तान के जो बदलते हालात हैं और फिर ये दहशत गर्दी की जो हम देख रहे हैं कि वाक़यात हैं, हर रोज़ एक नया वाक़या देखने को मिलता है, आपको लगता है वफाकी हुकूमत इस वक्त दबाव का, प्रेशर का भी शिकार है जिसकी वजह से भी ये तमाम डिले हो रहे हैं? देखिए, अभी तक लगता ऐसे है कि जो जिस तरह से पिछली 2-3 दहाइयों से जो मामला बलूचिस्तान का है, वफाक में बैठे हुए लोग ग्राउंड की सूरत हाल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। और इस वक्त जो पॉलिटिकल जो वहाँ पर जो मिसट्रस्ट है, यानी कि जो वहाँ की जो पॉलिटिकल एलीट है उसके ऊपर आवाम का ट्रस्ट नहीं है, जो वहाँ के वज़ीर आला या हुकूमत है उसको जो है वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज ऑन नहीं करती, वो समझती हैं कि वो स्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा है। वफाक के अंदर भी शहबाज शरीफ के ऊपर लोगों को ट्रस्ट नहीं है। तो अब बदकिस्मती ये है कि कोई ऐसी सियासी लीडरशिप नहीं है जिसके ऊपर जो है लोगों का कंसेंसस हो सके, या जिसकी बात को कोई जो है वो समझ सके, या उसकी बात के ऊपर कोई लब्बैक कह सके। तो ये बदकिस्मती है। जो सीनियर तरीन सियासतदान है वो एक जो है जिसे कहते हैं कि वो किनारा कश होकर बैठे हुए हैं। मौजूदा हालात में अगर बलूचिस्तान के अंदर पुरानी लीडरशिप को गो के पुरानी लीडरशिप का अब उस तरह से कंट्रोल नहीं है सूरत हाल के ऊपर, यही सबसे बड़ा जो है वहाँ पर अलमिया भी है और तशवीश की बात भी है कि अगर आप अख्तर बैंगल साहब को भी एंगेज करें, मालिक साहब को एंगेज करें, या और इस तरह के जो सियासतदान है उनको एंगेज करें, तो क्या वो इन्फ्लुएंस कर पाएंगे उन अनासर के ऊपर जो इस सारी मामलात के पसे पर्दा चीज़ों में मुलव्वस है, या कुछ लोग बराह रास्त जो है सूरत हाल में शामिल है। जिस तरह का मिसिंग पर्सनस का मामला है, जिस तरह से आपने देखा मारंग बलोच, या जिस तरह उनकी कैंपेन चल रही है और उसकी एक मजलूमियत का जो बयानिया है, अभी तक हमने रियासत का काउंटर बयानिया नहीं देखा। उसके बाद भी हमने देखा कि जो सियासी क़यादत थी वो हमें नज़र नहीं आई। क्या देखते हैं आप, किस तरह से रीच कर रहे हैं जो सियासी स्टेबिलिटी है, वो कितनी ज़रूरत है दहशतगर्दी को काबू करने के लिए? सियासी स्टेबिलिटी तो मेरे ख्याल में सिर्फ दहशत गर्दी नहीं बल्कि हर चीज़ के लिए बड़ा ज़रूरी होती है, ताकि लोग एक पेज के ऊपर आके मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम करें। लेकिन इस टाइम पे जो दहशतगर्द जिस तरीके से वहाँ खुलेआम फिर रहे हैं, उससे बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है। और वो लोग जो असम्बली में बैठे हैं वहाँ की, या फिर जो बाहर बैठे हैं, दोनों ही आपस में एक उनकी मिस कोऑर्डिनेशन है। और वो दिन के वक्त तो रियासत के साथ खड़े होते हैं, लेकिन रात को जो है उनकी सोच बिल्कुल फ़र्क होती है। और वो हकीकत भी ये है कि बहुत सारे स्मगलर्स जो हैं, जो कि इस टाइम पे बड़े बड़े ताकतवर पोजीशनों पे हैं, वो जो है BLA और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को जो है सपोर्ट भी करते हैं फाइनेंशियली, और उनको रेफ्यूज भी प्रोवाइड करते हैं। इसमें तो मेरे ख्याल में अब हर को ये बात मालूम है। जहाँ तक ताल्लुक़ है एक मजबूत जामे पॉलिसी की और हिकमत अमली की, तो वो लाने में आपने बड़ी अच्छी बात की थी अभी, कि आपने कहा कि जी एक प्लान तो मौजूद है, प्लान मौजूद है, एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे। और फिर जो अगर तो उसका सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन को देख लिया जाए तो वो तो 30 से 35% किसी भी ऑपरेशन का बनता है, जो बाकी 65% है वो किसने अदा करना है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल एक्शन प्लान, जिसके तहत जो है वो हमने आप माजी के अंदर दहशतगर्दी को पिछाड़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह 96% तक उस पर काबू पाया था। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद बंद हो गया। और आज भी वो लोग मौजूद हैं, चाहे वो PDM-1 की हुकूमत थी या मौजूदा हुकूमत है, नेशनल एक्शन प्लान को फर्दर कंटिन्यू नहीं किया गया, जिसका जो है कौमी सलामती की मीटिंग में अभी इजहार ख्याल भी हुआ। अब नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद अगर नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है फिर दहशतगर्दी के अंदर तो दिन रात जो है वो इजाफा होगा, जिस तरीके से देखने में आ रहा है। और जिस तरीके से इंटरनेशनल सपोर्ट आ रही है, उसके अंदर हमें एक जामे हिकमत अमली के साथ काम करना पड़ेगा, वरना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो रहा है। और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की हुकूमत जो है उसको इसके ऊपर फौरी तौर पे होश के नाखून लेने चाहिए, और तमाम वो लोग जिसमें डॉक्टर मालिक बलोच या दीगर लोग हैं उनको शामिल करें। लेकिन इससे पहले कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी खामोशी की वजह से एक खामोश तमाशाई बन के वो एक्चुअली जो है वो BLA और दीगर को सपोर्ट कर रहे हों। ठीक है, खाकवानी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं जो बलूचिस्तान की हालत मजीद संगीन होती जा रही है, सूबाई हुकूमतों के साथ साथ वफाकी हुकूमत का किरदार आपको सेटिस्फाई? मेरे ख्याल में वफाकी हुकूमत का किरदार कोई है ही नहीं, ना वफाकी हुकूमत का बिल्कुल ही सिरे से किरदार ही नजर नहीं आ रहा। वो तो वैसे ही पाकिस्तान में भी ओवरऑल नहीं है कि बलूचिस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं है।
और सूबाई हुकूमत भी बहुत कमजोर, उसकी बस की बात ही नहीं है। मेरा ख्याल है इस पे एस्टेब्लिशमेंट को ही फैसले करने चाहिए, क्योंकि वही वहाँ पे उनकी प्रेजेंस भी है, मौजूद है फोर्सेस की वहाँ पे, और सब चीजें मौजूद हैं, तो वो ही इस बारे में डिसीजन लें। खाकानी साहब, और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आपको लगता है कि बुलाई जानी चाहिए? कब बुलाई जाएगी ये? बिल्कुल बुलाई जानी चाहिए, लेकिन अगर देखें ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ऐसी बुलाई जाए जिसमें तहरीक इंसाफ शामिल ना हो, उसमें महमूद हसन चकदई शामिल ना हो, अख्तर मेंगल शामिल ना हो, उसमें जेयूआई मौला फजल रहमान शामिल ना हो, तो कोई फायदा नहीं उसका, बिल्कुल भी फायदा नहीं। यही है, वो वही हुकूमती इत्तेहाद हो गया ना, ये जो हुकूमती इत्तेहाद है, बाकी सारी जमातें ग्रुप शामिल है उसमें। ये अगर वैसे मिल के बैठती हैं, इनकी कैबिनेट में नुमाइंदगी है पीएस पार्टी के सिवा, तो बाकी पीएस पार्टी का भी अगर प्रेसिडेंट की सरबराही में इजलास होता है तो पीएस पार्टी भी शामिल हो जाती है उस तरह से। तो ये तो वैसे ही बैठ रही है ना। अगर कंसेंसस बनाना है तो आपको उन मेजर पार्टीज को, खासतौर बलूचिस्तान में तो जो दीगर पार्टीज हैं जो इस इलेक्शन में निगलेक्ट हुई हैं, जिनको लगता है कि हमें हरवाया गया, हमें स्पेस हमारी खत्म कर दी गई है, आपको स्पेस उनको देनी होगी। देखिए सीधी सी बात है, जब अख्तर मेंगल और डॉक्टर मालिक बलोच जो मुतदल इत्तेदाल पसंद नेशनल पार्टीज हैं, वो बिल्कुल साइड पे कर दी जाएंगी, कॉर्नर कर दी जाएंगी, कोई अख्तियार नहीं होगा, और पॉलिटिकल लोग देखेंगे कि जो पॉलिटिकल हुकूमत है वो रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है या उस पर अख्तियार नहीं है, तो वो मतलब क्या होगा? तो पॉलिटिकल से मतलब है कि सियासतदानों और सियासी कुव्वतों के हाथ से चीजें निकल जाएंगी ना, फिर तो वही बीएलए वगैरह की तरफ ही जाएंगे ना चीजें। और आप देखें, आप अभी शुरू में बात की थी, हमारे पार्टिसिपेंट में किसी ने कहा और बिल्कुल ठीक बात की कि जाफराबाद एक्सप्रेस पे हमले के बाद बीएलए शदीद दबाव में आ गई थी। लेकिन आप देखें कि अगले चंद दिनों में, ये जो पिछले 4-5-6 दिनों में हुआ है, पहले मारंग बलोच का और फिर ये प्राची डॉक्टर समीदीन बलोच की गिरफ्तारी के बाद से सूरत बिल्कुल उलट हो गई है। बिल्कुल वजह ये है कि अब यानी उनको एक तरह का सोशल मीडिया पे हर जगह मारंग बलोच और उसके हक में बात हो रही है, समी के बलोच ठीक के है। हक ये में जो बात बलूचिस्तान के हो रही बदलते है। हालात हैं, फिर केपी की सिचुएशन है, दहशत ओवरऑल लहर है, इसके लिए तमाम सियासी जमातों को यकजबान होने की ज़रूरत है, और वो जो प्लान बन चुका है या स्ट्रैटेजी बन रही है या बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसमें धड़ेबंदियाँ उरूज पे नज़र आ रही हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो एक जानिब हम देख रहे हैं कि जो पार्टी है उसके अंदर धड़ेबंदियाँ उरूज पे नज़र आ रही हैं, वकला और सियासी रहनुमा दोनों तकसीम का शिकार नज़र आ रहे हैं, फिर साथ ही साथ बानी पीटीआई से मुलाकातों की भी इजाज़त दे दी गई है। क्या चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और ये जो धड़ेबंदियाँ मज़ीद बढ़ रही हैं, आदिल साहब, मज़ीद मुश्किलात पैदा करेंगी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एज अ पार्टी? देखिए तहरीक इंसाफ ने तो साबित किया है कि वो एक जमात नहीं है, वो सिर्फ एक शख्सी जो पार्टी है, और सारा कुछ जो है उनका निज़ाम, जितना भी सियासी निज़ाम है, वो बानी पीटीआई के गिर्द घूमता है। बानी पीटीआई किसी से खुश है तो वो उसकी बल्ले बल्ले है, जिससे नाराज है तो उसको 1 सेकंड लगाया जाता है कि उसको पार्टी से निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। पहले शेर अफजल बरवत के साथ हमने यही कुछ देखा, अब वो फैसल चौधरी के साथ देखा। इसके अलावा और कितने पॉलिटिकल जो फिगर्स है जिनके साथ जो है इमरान खान ये सलूक कर चुके हैं कि जब उनको किसी की जरूरत होती है वो उसको इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद जो है वो उसको एक टिश्यू पेपर की तरह जो है वो उठा के बाहर फेंक देते हैं। चूंकि इमरान खान ये समझते हैं कि मकबूलियत जो है वो सिर्फ उनकी शख्सियत की मकबूलियत है, पार्टी की मकबूलियत नहीं है। वोट जो पड़ता है वो इमरान खान को पड़ता है। इसी वजह से जो है ये पॉलिटिकल जमात अभी तक नहीं बन सकी, ना इनके इलेक्शन जो है कभी जो है वो गैर मतनाज़ा हुए, ना कभी शख्सियात जो है वो कोई उनके अंदर एतमाद पैदा हो सका। अब बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है, लेकिन उनके पास इख्तियार ही नहीं है कि वो कोई चेयरमैन वाली बात उनकी कर सके। आजकल तो बैरिस्टर जो है वो सलमान अकरम राजा जो है वो मुझे लगता है कि चेयरमैन से ज्यादा मामलात उनके कंट्रोल में, क्योंकि वो एक तो लॉयर हैं और उनके जो इमरान खान के ज्यादातर मामलात है वो वकला के हाथ में है। तो इसलिए आजकल जो इन्फ्लुएंस नजर आता है वो वकला का, जैसे सलमान अकरम है उनका। ऑल्दो फवाद चौधरी साहब ने उन्हें बेवकूफ करार दे दी है, ये भी हम देख रहे हैं। खैर अब्दुल्ला गुल साहब, इस पूरी सूरत हाल में एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ओवरऑल पोजीशन, दूसरा ये कि बानी जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो बिलावल भुट्टो हैं, उन्होंने बड़ी संजीदा गुफ्तगू भी की है, साथ ही साथ उन्होंने सालसी की पेशकश भी कर दी है। क्या वक्त का तकाजा आप समझते हैं कि बानी पीटीआई को ये तकाजा समझते हुए उस पेशकश को कबूल कर लेना चाहिए?
देखिए, पेशकश को तो कबूल करना चाहिए, क्योंकि सियासत जो है वो गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज़ एंड प्रोबेबिलिटीज़ होता है, और इसके अंदर हमेशा जो है वो दरमियान का रास्ता निकाला जाता है। लेकिन लग ये रहा है कि खुद पसंदी का शिकार और इसी तरीके से कन्फ्यूजन, अटर कन्फ्यूजन जिसको कहते हैं, और उसके अलावा जो है अदम एतमाद, हर किसी के ऊपर अदम एतमाद, और वो कोई भी शख्स जो उनके परों के तले जो है वो परवान चढ़ रहा हो और उनसे ज़्यादा कदावर जो है वो नज़र आना शुरू हो जाए या कदावर बनने की कोशिश करे, उसको वहाँ काट दिया जाता है। और ये सिर्फ यहाँ अभी ऑपोजिशन में आने की वजह से नहीं, बल्कि हमने माजी में भी देखा कि अली मोहम्मद खान साहब या दीगर जो लोग, शहरियार आफरीदी, ये एक बहुत बड़ी मिसालें मौजूद हैं। किसी को जो है वो पनपने का मौका नहीं दिया गया। और फिर सबसे बड़ी मिसाल जो है वो खुद परवेज खटक साहब मौजूद हैं, जिनकी वजह से वो वफाक में आए, और उसके साथ फिर उनके साथ क्या सलूक किया गया, किस तरीके से किया गया। देखें, रास्ते तो दरमियानी उनको माजी के अंदर भी बहुत सारी ऑफर्स हुई और उनको कहा गया कि कोई जो है वो मशावरत के साथ काम कर चला लिया जाए। आपको याद होगा कि जब पंजाब हुकूमत के गिराने की बारी हुई और उसके खिलाफ अदम एतमाद का जो है वोट आया, तो उसके ऊपर भी उस टाइम पे भी उनको पंजाब के अंदर, आपको मालूम है कि उनको फतह नसीब हुई और परवेज इलाही जो है वो वहाँ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो जीत गए और हमजा शहबाज जो थे वो चले गए। लेकिन उन्होंने अगले दिन जाके असेंबलियाँ तोड़ दी। तो क्या उनकी सियासी बसीरत पे तो मेरे ख्याल में हैरान कौन बात यह है कि उनको ये समझ ही नहीं आ रही। देखें, शख्सियात पसंदी के नज़र में जो जमातें होती हैं वो ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकती, और फिर उनके लिए सबसे बड़ा इशू ये है कि वो रोज़ाना एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। कभी वो कहते हैं अमेरिका आ रहा है, कभी कहते हैं कि करारदाद मंजूर हो रही है, कभी वो कहते हैं कि हमें कोई आर्मी चीफ निकाल लेगा, कभी यानी वो कहते हैं हकीकत यह है कि उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। खाकानी साहब, बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दे दी गई है, क्या बात कुछ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है आपको? बात से मुराद आपको निगोसिएशन के मामला है, मुलाकात की। देखिए, जो आपने अपने पहले सवाल किया था, आपने किया था ना कि तहरीक इंसाफ ने खिलाफत, ये तहरीक इंसाफ में चल रही है, ये काफी अरसे से चल रही है। और एक जमाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी ये सिचुएशन होती थी, पंजाब में खासतौर पे मुख्तलिफ ग्रुप्स होते थे, सिंध में भी उनके चलते रहे। ये जो बड़ी पार्टीज होती हैं, जो इस तरह के जहाँ पे कोई तंजीम इतनी मजबूत ना हो और जिली सतह पे या लोकल ग्रास रूट लेवल पे इलेक्शन ना हो और नॉमिनेशन पे काम चलाया जा रहा हो, तो वहाँ ये मसले होते हैं जहाँ कारकुन ज्यादा होते हैं। सेल्फ ऑब्सेशन है या शख्सी और खुद पसंदी की अगर हम बात करें, तो ये मसला सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बानी पीटीआई के साथ भी है या दूसरी सियासी जमातें भी इसका शिकार हैं? मेरा नहीं ख्याल कि खुद पसंदी इसमें क्या। अब देखे ना, जो तहरीक इंसाफ का हुआ, जिस बड़े पैमाने पे तहरीक इंसाफ को तोड़ फोड़ की गई, और तहरीक इंसाफ में जो लीडर थे, कितना लीडर वहां से छोड़े निकाले गए, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी अलग से बनाई गई, और ये तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से प्रतिष्ठा को दिया गया। जो खान साहब जिन बंदों पर डिपेंड कर रहे थे, जिनको उन्होंने वजीर आला बनाया था, उनको बाकी वजीर बनाया था, वज़रा बनाए थे, या फवाद चौधरी हो या असद उमर हो या कराची में वहां पे लोग हों, फैसल वाडा हो, दूसरे लोग हों, वो सब के साथ उन्होंने सबने जो उस पार्टी में किया, तो अगर वो कोई भी पार्टी होती है, उसका सरबराह वो इनसिक्योरिटी का और शकूक का शिकार नहीं होगा। मतलब इस वक्त अभी हाल ये है, पोजीशन ये है, किसी भी बंदे पर एतमाद करना मुश्किल हो जाता है, तो हो रहा है क्योंकि मसाइल मुसलसल चल रहे हैं, लोग कंप्रोमाइज भी हो रहे हैं। और हमने देखा है कि प्रेशर टैक्टिक्स भी है ना, प्रेशर भी लोगों में डाला जाता है, और जैसे ही लोग तहरीक इंसाफ से अलग होते हैं, उनके सारे केसेस धरे के धरे रह जाते हैं। जब तक तहरीक इंसाफ में हो, वो उस बुनियाद पे वो जेलों में भुगतते हैं चीजें। तो ये सारे मसले नहीं ख्याल, ये सिर्फ खुद पसंदी है, होगी खुद पसंदी लीडर्स में, बाज़ औक़ात लीडरों में होती है। अच्छा खाकानी साहब, आपने प्रेशर टैक्टिक्स की बात की। अब्दुल्ला गुल साहब, आपसे सवाल ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी कोशिश की कि प्रेशर बिल्ड किया जाए वफाकी हुकूमत पे, मुख्तलिफ हरबे भी इस्तेमाल किए गए, लेकिन हमने देखा कि उनका हर हरबा नाकाम हो गया है। अगला लाहे अमल आप क्या देख रहे हैं उनका? देखिए, उनका अगला लहे अमल जो है वो मुज़ाकरात के अलावा उनकी बात बनेगी नहीं। अगर उन्होंने पार्टी को कायम रखना है, अगर उन्होंने पार्टी को कायम रखना है, अगर उन्होंने जो है वो मामलात को सीधा करना है और एक पॉलिटिकल तरीके से आगे मामलात को बढ़ाना है, तो उनको बहरहाल मुज़ाकरात के मेज़ के ऊपर दोबारा बैठना पड़ेगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उनको अपनी सोच के अंदर एक मस्बत तब्दीली लानी पड़ेगी। उनको रियासत के ख़िलाफ़ जो है अपना बयानिए को ख़त्म करना पड़ेगा और पाकिस्तानियत के बयानिए को बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल जमहूरियत की बात करें, बिल्कुल जो है वो रूल ऑफ लॉ की बात करें, बिल्कुल जो है वो आमराना रवैयों की मुखालफत करें,
लेकिन कहीं भी रियासत और उसके इदारों के खिलाफ जो है वो न करें, क्योंकि इससे उनको कुछ हासिल नहीं होगा। आज आप देख लें कि उनके जो अभी सलमान अकरम राजा साहब का आपने जिक्र किया था, सलमान अकरम राजा साहब जो है उनको महारंग बलोच के जो है वो आंसू नजर आ रहे हैं, उनको उन शहदा के आंसू नहीं याद आते जो जो रोजाना जो है वो शहादतें दे रहे हैं। आखिर उनकी भी माएँ हैं, उनकी भी बेटियां हैं, उनकी भी बहनें और बीवियां हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं आपको तवज्जो दे रहे? इससे क्या हो रहा है कि पाकिस्तानी कौम के अंदर उनके खिलाफ जो है वो एक रद्द अमल नजर आ रहा है, और यही वजह है कि वो तहरीक इंसाफ बतौर पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को जो है वो कमजोर कर रही है, और वो कोई और नहीं कर रहा बल्कि वो खुद अपने लिए सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। इसलिए उनका लाहे अमल जो है वो बड़ा वाज़े होना चाहिए है कि हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर तवज्जो दें और वफाक के साथ जो है दहशतगर्दी और दीगर जो कौमी सतह के अमूर हैं उनके ऊपर इकट्ठे होकर मामलात को सीधा करें और अपनी बारी का इंतज़ार करें। ये उनके लिए बेहतरीन लाहे अमल होगा। और दूसरी बात यह है कि गैर मुल्की जो उनकी इंटरफेरेंसेज हैं, जो वो कभी बरतानिया को कहते हैं मदाखलत करो, कभी वो हाउस ऑफ गोल्ड स्मिथ को कहते हैं। ठीक है आदिल साहब, बड़ा लाहे अमल बताया अब्दुल्ला गुल साहब ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर उसे फॉलो करना चाहे तो यकीनन उनकी इज़्ज़त में भी इजाफा होगा, उनके कद में भी इजाफा होगा, लेकिन उन्होंने तो ठान लिया है कि उन्होंने रियासती रिट को चैलेंज करना है और रियासत जो भी कर रही है उसके खिलाफ उन्होंने खड़े होना है, उसके खिलाफ बात करनी है चाहे वो उन्हीं के नुकसान में क्यों ना जाए। देखिए, नुकसान में तो नहीं, उनको जाहिर सी बात है जब एंटी स्टैब्लिशमेंट जो बयानिया उनका रहा है वो उसमें उनको मकबूलियत मिली है। जो पजीराई जो जब वो हुकूमत में थे, जिस तेजी से जो है उनकी मकबूलियत डाउन हुई थी उनकी हुकूमत की, और फिर उसके बाद जो साइफर वाला मामला सामने आया, और फिर जिस तरह से उन्होंने एक एंटी स्टैब्लिशमेंट एक हार्ड स्टांस लिया, जिसकी वजह से जो उन्होंने डायरेक्ट जो है फौज की क़यादत को निशाना बनाया। इससे पहले तो हमने पाकिस्तान की सियासत में इस किस्म के रवैये नहीं देखे थे। उन्होंने एक सख्त मौक़िफ़ लिया और उसको जो है अवाम में जो है पज़ीराई मिली, और हमने फिर 8 फरवरी को उसके नताइज भी देख लिए। नवाज शरीफ साहब ने भी एक सख्त बयानिया जब तक उनका रहा, अवाम में उनकी मकबूलियत रही, और फिर जब वो अपने बयानिए से पीछे हटे तो जो है वो उनकी मकबूलियत ख़त्म हो गई। तो पाकिस्तान के अंदर इसी तरह होता है कि जब आप एक सख्त बयानिया लेते हैं, यहाँ बदकिस्मती ये है कि इमरान खान के अलावा बाकी किसी का बयानिया कोई नहीं है। ना मुस्लिम लीग नून का कोई बयानिया है, ना पीपल्स पार्टी का कोई बयानिया है, ना एस्टैब्लिशमेंट कोई ऐसी चीज एस्टैब्लिश कर सकी है तो कि जो काउंटर कर सके इमरान खान को। और आप ये देखें कि मुसलसल जब उनको इतनी मकबूलियत मिली हुई है, इतनी मुश्किलात के बावजूद जो है वो उनकी पार्टी गो के पार्टी में उनके इख्तलाफात हैं, उनके लीडरशिप जो है ना होने के बराबर है। यही एक वजह है दूसरे इस पर ट्रस्ट मकबूलियत की नहीं वजह है। से, अपने बयानिए की वजह से जो मैं मिली है, यही वजह है कि वो अपने बयानिए से हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अफगान बाशिंदों के लिए 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने की जो डेड लाइन है उसमें तोसी ना करने का फैसला कर लिया गया है। अगर हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो पाकिस्तान में 20 लाख से ज़ायद अफगान बाशिंदे मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा अफगान शहरी जो हैं वो हम सबको पता है कि पाकिस्तान के किस सूबे में हैं। 4 लाख से ज़ायद बाशिंदों के पास अफगान सिटीज़न कार्ड भी मौजूद नहीं है। आदिल साहब, सवाल अब ये है कि वो जो बाशिंदे हैं जिनके पास अफगान सिटीज़न कार्ड भी मौजूद नहीं है, उनका क्या किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल पॉलिसी में तब्दीली नहीं आनी चाहिए। अफगान शहरियों को अब वहाँ पर हालात जो हैं वो बेहतर है, इनको बिल्कुल भेज देना चाहिए। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो जिस किस्म की सूरत हाल का पाकिस्तान को इस वक्त सामना है, जिस तरह से हमारा इकॉनमी का क्राइसिस है, जिस तरह से दहशतगर्दी के अंदर अफगान मुलव्वस हैं, तो बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और ये पिछले 1.5-2 साल से एक मुसलसल कैंपेन चल रही है अफगान शहरियों को निकालने के लिए। इसमें सूबाई हुकूमतों का बड़ा अहम रोल है कि वहाँ पर जो आपको पता है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो अफगान है वो इलीगल रह रहे हैं, और उन्होंने वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के कारोबार जो है वो किए हुए हैं। तो ये तो सूबाई हुकूमतों का भी काम है, मरकजी हुकूमत का भी काम है। अब सिर्फ एक केपी में जहाँ पर सबसे ज्यादा तादाद है, और तहरीक इंसाफ ये समझती है कि चूंकि ये उनका वोटर है तो इसलिए उनको वहां नहीं जाना चाहिए, इनको यही नेशनलिटी देनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो रियासत के फैसले होते हैं, जो रियासत की कौमी सलामती का मामलात होते हैं, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। वो किसके इंटरेस्ट में है, किसके इंटरेस्ट में नहीं है, रियासत बिल्कुल कंप्रोमाइज ना करे। सूबाई हुकूमत
को इसके ऊपर अपनी जो पॉलिसी है उसके ऊपर सोचना चाहिए, वफाक के साथ ताउन करना चाहिए और इन शहरियों को जो है वो यहाँ से निकालना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में वैसे ही वसाइल जो है महदूद है, या जो पाकिस्तान की अवाम है उनको जो है फैसिलिटीज नहीं मिलती, हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं मिलती, बाकी फैसिलिटीज नहीं मिलती। आप ये देखें कि जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो माफियाज काम करते हैं उसमें अफगान मुलव्वस है, गंदम जो है अफगानिस्तान स्मगल हो जाती है, चीनी अफगानिस्तान स्मगल हो जाती है, डॉलर ठीक है। और आपको लगता है कि पॉलिसी में बिल्कुल भी नरमी नहीं होनी चाहिए। खाकवानी साहब, सूबाई हुकूमतें क्या किरदार अदा हैं इसमें और क्या किरदार अदा कर रही हैं? देखिए, अफगान महाजरीन की अभी आपने बात की, ये आज मैं सुन रहा था, एक पॉडकास्ट सुन रहा था, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जामत रशीद के हैं, वो अफगान स्पेशल समझे जाते हैं, बहुत टाइम गुजारा उन्होंने तालिबान के साथ भी, पहले भी। उन्होंने ये साफ किया कि ये तादाद, उनका ख्याल ये है कि बहुत ज्यादा है, यानी जितने अंदाजे हैं सारे अंदाजे हैं कि 10 लाख 20 लाख 30 लाख, उनको तो लगता है शायद ये 60-70 लाख से भी ज्यादा है। ऐसे बेशुमार लोग हैं जो 30-35 साल पहले आए हुए हैं उस वक्त से, तो वो खुद अगली नस्लें और पाकिस्तानी ही बिल्कुल एक रूप अख्तियार कर चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उससे मुझे अंदाजा हुआ कि चैलेंज ज्यादा बड़ा है। अभी तो ये चलो जो उनमें से चंद लाख लोग कहते हैं जिनके पास कार्ड है, और वो उनको भी आइडेंटिफाई करके, जो नहीं है बाकियों को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए। सफाई हुकूमतों का जी बहुत ही अहम काम है, ज़ाहिर है इसमें खासतौर पे, बल्कि ये तो सारे सूबों में ही फैले हुए हैं, इसमें तो किसी एक सूबे में नहीं, कराची में भी है, केपी में खैर ज्यादा है, पंजाब में भी काफी ज्यादा है। असल में ना हमारे यहाँ ये लोगों को पता नहीं चलता कि भाई ये पश्तो बोलने वाला है, तो ज़ाहिर है हमारे लिए मुश्किल होता है इसको समझना। इवन पश्तूनों के लिए भी आसान नहीं समझना, क्योंकि कुछ इलाके जो हैं वो कोस तरह के, जो खास अफगान इलाके हैं, वो पाकिस्तानी स्टाइल की पश्तो की मिलती जुलती ही है। तो बहरहाल इस पे कहीं ना कहीं आगाज होना चाहिए। बिल्कुल आदिल साहब ने ठीक कहा, हुकूमत को इसमें स्टैंड लेना चाहिए और एक मुश्तरका स्ट्रेटेजी बना के इनको निकालना चाहिए। ठीक है, एक ईरान भी मुश्तरका स्ट्रेटजी बना आपके के ये जो मंसूबा है इस पे अमल दरामद होना चाहिए और बिल्कुल इसमें कोई भी रियायत या नरमी नहीं बरतनी चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पास।